रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने जा रहे हैं जिनको समझने के बाद हम प्राइमावेरा को बहुत बेहतर तरीके से ऑपरेट कर सकेंगे, उस पर अपना काम कर सकेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइमावेरा है क्या चीज़। प्राइमावेरा जो है बेसिकली एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर आप अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं, उनको स्केड्यूल कर सकते हैं। और अगर ख़ास तौर पे सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो आप उसमें अपनी एक्टिविटीज़ डिफ़ाइन करने के साथ साथ रिसोर्स एलोकेशन कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग कर सकते हैं, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, एवेल्यूएशन, ये सारे काम आप प्राइमावेरा की मदद से कर सकते हैं। हम जो प्राइमावेरा में करने जा रहे हैं वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो ये है कि सबसे पहले हम समझेंगे कि प्राइमावेरा एक्चुअली है क्या, उसका काम क्या है और सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के साथ वो किस तरह रिलेटेड है। फिर इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। आपने अक्सर ये नाम सुना होगा, ईपीएस, इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो है बेसिकली एक फर्म के पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाता है, कंपनीज के स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है। एक कंपनी है, उसके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके मल्टीपल जो उसका फ्लो नेटवर्क है वो स्प्रेड होता है। तो उस पूरे स्ट्रक्चर को इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कहा जाता है। हम सीखेंगे कि इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर किस तरह बनाया जाता है प्राइमावेरा के अंदर। फिर हम मज़ीद स्टार्ट कैसे करना है, उसको कैसे नेविगेट करना है पूरे सॉफ्टवेयर को, नए प्रोजेक्ट को कैसे आपने क्रिएट करना है प्राइमावेरा के अंदर, हाउ टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे और हम देखेंगे कि नए प्रोजेक्ट को कैसे बनाया जाता है प्राइमावेरा। फिर बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो उसकी सेटिंग्स में आती है, वो है कैलेंडर। हमने कैलेंडर डिफाइन करना है। कैलेंडर क्या है कि आपका जो वर्किंग स्केड्यूल है वो किस तरह कैलेंडर को फॉलो कर रहा है, वो किस तरह टाइम को फॉलो कर रहा है, वो किस तरह डेज को फॉलो कर रहा है। तो प्राइमावेरा में कैलेंडर किस तरह बनाया जाता है ये भी हम सीखेंगे। फिर एक चीज़ होती है ओबीएस। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है ओबीएस। ओबीएस के बाद हम बनाते हैं ईपीएस। ईपीएस के बाद हम प्राइमावेरा में बनाते हैं प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट के बाद हम बनाते हैं डब्ल्यूपीएस। मैं ज़रा इसको स्कीमेटिक फॉर्म में अगर आपको बता सकूं तो ज़्यादा बेहतर आसानी हो जाएगी आपके लिए। ओके जी। ऑब्जेक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर आप स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं अपनी पूरी कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है। यानी कि आपके पास आपकी कंपनी के अंदर जो भी डेजिग्नेशंस काम कर रहे हैं, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो आप एक स्कीमेटिक फॉर्म में फ्रॉम टॉप टू बॉटम उसको डिवाइड कर देते हैं। वो कैसे डिवाइड हो सकता है? फॉर एग्जांपल, आपके हेड ऑफ द कंपनी हो सकता है आपका सीईओ, उसके नीचे आपके पास मुख्तलिफ लोग काम कर रहे होंगे, आपके पास प्लानिंग ऑफिसर्स होंगे, आपके पास डिज़ाइनर्स होंगे, आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजर्स होंगे, आपके पास साइट इंजीनियर्स होंगे, आपके पास सर्वेयर्स होंगे, एंड सो ऑन।
अच्छा, अब जब आप ये हायरार्की डिफाइन कर लेते हैं तो ये अब आपके पास पूरा जो सेटअप बन जाता है, वो सेटअप ये है कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। आप ऑर्गेनाइजेशन का जो भी डेजिग्नेशन है, जो भी काम करने वाले लोग हैं, उनको एक हायरार्की में स्कीमेटिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। जब आप अब इस ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ के अंदर जिसकी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको असाइन की जा सकती है। फॉर इंस्टेंस कि एक स्पेसिफिक एक्टिविटी है किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर, वो स्पेसिफिक एक्टिविटी का रिस्पॉन्सिबल सीईओ है, या उस ओवरऑल प्रोजेक्ट के एफिशिएंसी का रिस्पॉन्सिबल जो है वो उसका सीईओ है। फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग का रिस्पॉन्सिबल प्रोजेक्ट प्लानिंग ऑफिसर हो गया उसका। डिज़ाइन के रेलिवेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ाइनर के पास है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके प्रोजेक्ट मैनेजर के पास है। इसी तरह सो ऑन, साइट की एक्टिविटीज साइट इंजीनियर्स के पास होगी। तो ये बेसिकली जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमने प्राइमावेरा के अंदर फॉलो करना है। सबसे पहले हमने ओबीएस बनाना है, फिर हमने ईपीएस बनाना है, और ईपीएस के बाद प्रोजेक्ट। ओबीएस के बाद हमारे पास ईपीएस है। ईपीएस क्या है? इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। इंटरप्राइज क्या होती है? कोई भी कंपनी होती है, और उस कंपनी के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक कंपनी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर रही होगी। एक हो सकता है मीरपुर के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा हो, एक इस्लामाबाद के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा हो, एक लाहौर के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा हो। तो वो आपने उस कंपनी का वो जो स्ट्रक्चर बनाना है, कंपनी का नाम, उसके प्रोजेक्ट्स और उसका वो पूरा फ्लो, ये पूरा फ्लो डायग्राम ऑफ वर्क जो होगा वो उस कंपनी का ईपीएस होगा। फिर हमारे पास आ जाता है जी प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट एक इंडिविजुअल एंटिटी है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं किसी भी ईपीएस के अंदर। जिस तरह ओपीएस के अंदर मल्टीपल ऑफिशियल्स होंगे जो काम कर रहे होंगे, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए मुख्तलिफ लोग हायर किए गए होंगे। ईपीएस के अंदर एक कंपनी होगी जो मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर रही होगी, और उनमें से कोई भी एक प्रोजेक्ट जो है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि वो प्रोजेक्ट क्या होता है। प्रोजेक्ट इज अ सेट ऑफ इंटररिलेटेड एक्टिविटीज टू क्रिएट अ प्रोडक्ट और सर्विस। मुख्तलिफ एक्टिविटीज मिलके एक प्रोजेक्ट बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो बिल्डिंग के अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होंगी। आपने एक्सक्वेशन करनी है, आपने सब स्ट्रक्चर बनाना है, आपने सुपर स्ट्रक्चर बनाना है, आपने प्लास्टरिंग करनी है, आपने पेंट करना है, फिनिशिंग वर्क्स, इलेक्ट्रिकल वर्क्स, प्लम्बिंग वर्क्स। तो ये मुख्तलिफ काम जो है ये एक्टिविटीज़ हैं, और इन एक्टिविटीज़ का कम्बिनेशन जो है वो आपके पास एज अ प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या रिजल्ट करेगा, क्या आउटकम होगा उसका, कि जो भी चीज़ आप बनाने जा रहे थे वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगी। तो हम कैसे प्रोजेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट जो है वो सेट है इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज का। और अगर इसके फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया जाए तो प्रोजेक्ट एक ऐसी एंटिटी है जो जिसका कोई स्टार्ट टाइम होगा, जिसका कोई एंड टाइम होगा, जिसके अंदर कोई वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होगा, और जिसके अंदर रिसोर्सेज होंगे, जिसके अंदर कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, रिस्क भी हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन भी होगी, और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट रिलेटेड स्पेसिफिक इश्यूज भी होंगे। अब प्रोजेक्ट के बाद जब आप इस लास्ट चीज पे आ जाते हैं, दैट इज योर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या है? किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज होती हैं। अब आप उस लार्जर पार्ट को, जो एज अ होल एक प्रोजेक्ट है, उसको जब आप डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, तो वो आपका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बन जाता है। फॉर इंस्टेंस, सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होगा? एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, हमें एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, तो इसको मेजर पार्ट्स में
कौन कौन से मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है? मैं इसको जरा ऊपर कर देता हूँ। हम एक बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट है। इस बिल्डिंग प्रोजेक्ट को मेजर किन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है? उसका सिविल वर्क्स, उसका प्लम्बिंग वर्क और उसका इलेक्ट्रिकल वर्क। अगर हम इन तीन चीज़ों में डिवाइड कर दें अपने प्रोजेक्ट को, तो क्या हमने इस प्रोजेक्ट को फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? बिल्कुल डिवाइड कर दिया। अब सिविल वर्क्स को अगर फर्दर डिस्कस किया जाए तो सिविल वर्क्स के अंदर क्या आ जाएगा? सिविल वर्क्स के अंदर आप एक्सक्वेशन, उसके अंदर आप ब्रिक वर्क इन सबस्ट्रक्चर, उसमें सुपरस्ट्रक्चर, इसी तरह फॉर एग्जांपल कि हमने तीन चीज़ों में इसको डिवाइड कर दिया। इलेक्ट्रिकल वर्क्स में क्या आ सकता है? इलेक्ट्रिकल वर्क्स में कोई अंडरग्राउंड पाइपिंग, इलेक्ट्रिक पाइपिंग, वॉल फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल वॉल फिटिंग्स, और फिनिशिंग के वक्त जो फिटिंग्स आप अप्लाई कर देते हैं, ये जो आप इस्तेमाल करते हैं, बटन्स लगाने हैं आपने, जो भी फिक्सर्स, इलेक्ट्रिक फिक्सर्स वो आपके पास। प्लम्बिंग वर्क में आपके पास आ जाता है जो भी प्लम्बिंग की एक्टिविटीज, इसमें भी अंडरग्राउंड पाइपिंग आ सकती है, पाइपिंग इन वॉल्स, फिटिंग्स रेलिवेंट टू प्लम्बिंग वर्क। तो ये हमारा एक, इसको जब आप स्कीमेटिक फॉर्म में देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर स्कीमेटिक फॉर्म क्या होती है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की। तो ये बेसिकली आप अपने प्रोजेक्ट को, बिल्डिंग प्रोजेक्ट को छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये कुछ भी हो सकते हैं आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो ये आपका हो गया वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अब हमें एक चीज समझनी होगी कि प्रोजेक्ट तो हमने समझ लिया कि प्रोजेक्ट होता है सेट ऑफ एक्टिविटीज। एक्टिविटी क्या होता है? जब प्रोजेक्ट के अंदर मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज हमने बताई, ये वाली एक्टिविटीज जिनसे मिलकर प्रोजेक्ट बनता है, ये एक्टिविटीज वो काम है जो हमने प्रोजेक्ट के अंदर करना है। ठीक है, द वर्क दैट इज नीडेड टू बी डन टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज होंगी एक प्रोजेक्ट के अंदर। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर एक्सक्वेशन एक एक्टिविटी है। एक्सक्वेशन के बाद सब स्ट्रक्चर बिल्ड करना एक दूसरी एक्टिविटी है। उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर बनाना एक तीसरी एक्टिविटी है। फिर सुपर स्ट्रक्चर की प्लास्टरिंग करना एक अलग एक्टिविटी है। उसको पेंट करना, डिस्टेम्पर करना एक अलग एक्टिविटी है। तो ये सारी एक्टिविटीज जब कंप्लीट होंगी तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। एक्टिविटीज आपस में रिलेटेड होती हैं। कैसे? अगर आप बिल्डिंग स्ट्रक्चर की वॉल्स नहीं कंस्ट्रक्ट करते और आप कहते हैं कि मैं
ऐसा स्ट्रक्चर जो वॉल्स पे लाई करना था वो पहले बना लूं विदाउट एनी सपोर्ट, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल ना। आपको पहले प्री रिक्विजिट को फुलफिल करना होगा, ठीक है, फिर आप दूसरी चीज पे जाएंगे। अगर आप फाउंडेशन नहीं बनाएंगे तो ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे? फाउंडेशन जो है वो प्री रिक्विजिट है फॉर द सुपर स्ट्रक्चर। इसी तरह कंस्ट्रक्शन के अंदर एक्टिविटीज एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप फाउंडेशन की एक्सक्वेशन नहीं करेंगे तो आप सब स्ट्रक्चर में पोरिंग या ब्रिक वर्क कैसे करेंगे? सबसे पहले आप एक्सक्वेट करेंगे, एक्सक्वेशन एक एक्टिविटी है। जब वो एक्सक्वेशन एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी तो आप उस एक्सक्वेटेड एरिया के अंदर फिर अपना सब स्ट्रक्चर बनाएंगे। जब सब स्ट्रक्चर बन जाएगा तो उसके बाद उस एक्टिविटी के बाद आप अपना सुपर स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे। सुपर स्ट्रक्चर के अंदर फॉर एग्जांपल ब्रिक वर्क हो चुका है, आपकी वॉल्स कंस्ट्रक्ट हो चुकी हैं, तो वॉल्स कंस्ट्रक्ट होंगी तो उसके बाद ही प्लास्टरिंग की एक्टिविटी स्टार्ट होगी ना। जब वॉल्स ही नहीं होगी तो प्लास्टरिंग कैसे होगी? जब प्लास्टर्ड वॉल नहीं होगी तो पेंट कैसे होगा? तो ये सारी एक्टिविटीज एक दूसरे के साथ रिलेटेड है और वो रिलेशन मुख्तलिफ किस्म का है, ठीक है। अब वो मुख्तलिफ किस्म का है रिलेशन एक्टिविटीज के दरमियान। वो किस किस किस्म का रिलेशन हो सकता है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लिख लेते हैं एस एस रिलेशनशिप। ये बेसिकली स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप है, यानी कि जब एक एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो दूसरी भी स्टार्ट हो जाएगी। इसको हम कैसे बना सकते हैं? अगर हम एक एक्टिविटी ये है हमारे पास, फॉर इंस्टेंस ये कोई भी एक्टिविटी है, इसका आगे अब एक्टिविटी ए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या बता रही है? एक ड्यूरेशन बता रही है कि एक्टिविटी ए फॉर इंस्टेंस आज की डेट में स्टार्ट होगी और आज से 4 दिन बाद जाके वो खत्म हो जाएगी। तो एक्टिविटी बी जो है उसका एक्टिविटी ए के साथ स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप है। स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि जब एक्टिविटी ए स्टार्ट होगी तो एक्टिविटी बी भी स्टार्ट हो जाएगी। अगर देखें तो दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं वो सेम सेम है। ये स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप हो गया। अगर मैं आपको कहूं कि हमें स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप की बजाय फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप चाहिए, फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप। फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप किसी भी एक्टिविटी का क्या होगा? यानी कि एक एक्टिविटी हमारी ए जब खत्म हो तो फिर जाके हमारी बी एक्टिविटी स्टार्ट। अब देखें, आप गौर करें तो एक्टिविटी ए जब खत्म हुई तो बी एक्टिविटी हमारी स्टार्ट हो गई। ये हमारा फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप हो गया। अगर हम चाहते हैं फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप, फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप के अंदर जब एक एक्टिविटी फिनिश होगी तो दूसरी एक्टिविटी भी फिनिश हो जाएगी। अगर अब आप इस पिक्चर को देखें तो एक्टिविटी ए जब खत्म हो रही है तो एक्टिविटी बी भी खत्म हो रही है। ये फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप हो गया। और लास्ट में हमारे पास 4 टाइप ऑफ रिलेशनशिप आ जाता है स्टार्ट टू फिनिश रिलेशनशिप। स्टार्ट टू फिनिश रिलेशनशिप क्या होता है कि जब एक्टिविटी ए जब एक्टिविटी ए स्टार्ट हो रही है तो एक्टिविटी बी हमारी खत्म हो जाए। ये हमारे पास स्टार्ट टू फिनिश रिलेशनशिप आ गया। अब इसमें आप गौर तरफ बात यह है कि एक आपको पता होना चाहिए कि प्रीडिसीजर क्या होता है और सक्सेसर क्या होता है किसी भी एक्टिविटी के अंदर। अब आपने ये देखना है कि जो आखिरी वाला मैंने आपको रिलेशन बताया स्टार्ट टू फिनिश रिलेशनशिप, ये बहुत रेयरली या ना होने के बराबर आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको मिलेगा।
जो बाकी इनिशियल 3 रिलेशनशिप्स हैं, जिसके अंदर स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप है, फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप है और फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप है, वो 3 रिलेशनशिप्स आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रीडिसीजर क्या होता है और सक्सेसर क्या होता है किसी भी प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज के अंदर। ये हमारे पास एक्टिविटी ए है। एक्टिविटी ए का ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसके लेफ्ट साइड पे और उसके राइट साइड पे उसका एंड पॉइंट है। एक्टिविटी ए जो है जब खत्म होगी तो एक्टिविटी बी स्टार्ट होगी। ये किस तरह हमें पता चला? इस एरो के रिलेशन से। ये एरो का रिलेशन क्या बता रहा है कि एक्टिविटी ए जब खत्म होगी तो एक्टिविटी बी स्टार्ट होगी। अब एक्टिविटी बी जो है, एक्टिविटी बी डिपेंड कर रही है किस चीज पे? एक्टिविटी बी डिपेंड कर रही है एक्टिविटी ए पे। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर कंस्ट्रक्शन की फील्ड में ये एक्टिविटी ए को हम ले लेते हैं, एक्टिविटी ए को आप कंसीडर कर लेते हैं एज अ वॉल। एक वॉल हमारी कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। एक्टिविटी बी जो है वो प्लास्टरिंग है। अब डेफिनेटली जब वॉल की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तभी प्लास्टरिंग स्टार्ट होगी। तो प्लास्टरिंग वाली जो एक्टिविटी है यानी कि एक्टिविटी बी वो डिपेंड कर रही है एक्टिविटी ए पे। तो इनका आपस में फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप तो है ही, लेकिन ये एक्टिविटी ए जो है ये क्या है? एक्टिविटी ए प्रीडिसीजर है whatever it is, let me correct it। एक्टिविटी ए प्रीडिसीजर है एक्टिविटी बी का। एक्टिविटी बी जो है वो क्या है? सक्सेसर है। किस चीज का? एक्टिविटी ए का। प्रीडिसीजर यानी कि पहले आने वाली एक्टिविटी और सक्सेसर बाद में आने वाली एक्टिविटी। और प्रीडिसीजर को इस तरह भी डिफाइन किया जाता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो अफेक्ट करे अपनी सक्सेसर एक्टिविटी के स्टार्ट या एंड टाइम। अब ये वाली एक्टिविटी जो ए है ये प्रीडिसीजर है बी का, यानी कि ए वाली एक्टिविटी खत्म होगी तो ही बी वाली एक्टिविटी स्टार्ट होगी। तो ये प्रीडिसीजर और सक्सेसर का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अब एक लैग का कॉन्सेप्ट है। लैग होता है बेसिकली डिले। अगर आप इसको हम नीचे कर देते हैं, लैग क्या होता है? लैग कोई सी भी एक्टिविटीज के दरमियान डिले होता है। अब उस डिले को हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इसी फिगर के अंदर? फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि एक्टिविटी ए जब खत्म होगी तो एक्टिविटी बी फौरन स्टार्ट नहीं होगी। मैं इसको आगे ले जाता हूं। जब एक्टिविटी ए खत्म होगी तो फौरन से एक्टिविटी बी स्टार्ट नहीं होगी। और साथ ही मैं इसका रिलेशन इस तरह बना देता हूं, ये, और मैं कह देता हूं कि यहां पे ये जो मैंने एरो ऐड किया है ये क्या है? लैग है। ठीक है, ये हमारे पास लैग है 2 दिन का। अब ये रिलेशन क्या बता रहा है? ये रिलेशन बता रहा है कि जब एक्टिविटी ए जो है खत्म होगी तो फौरन ही एक्टिविटी बी स्टार्ट नहीं हो जाएगी। एक्टिविटी बी जो है वो 2 दिन के लैग के बाद स्टार्ट होगी। आई होप दिस इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। अच्छा जी, ये रिलेशन तो हम समझ गए। अब डियर स्टूडेंट्स हम चलते हैं, हमारे पास एक्टिविटीज का कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे प्राइमावेरा में जाके। ये मैंने प्राइमावेरा की विंडो ओपन कर ली। आपके सामने लेफ्ट साइड पे ये एक्टिविटीज का
पार्ट नजर आ रहा है, प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं, सॉरी। ठीक है, प्रोजेक्ट लेआउट है, इसके अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले ई एंड सी लिखा हुआ है, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन ये कोई इंटरप्राइज है जिसके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं। अब इस इंटरप्राइज एंड कंस्ट्रक्शन ई एंड सी के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? सिटी सेंटर ऑफिस बिल्डिंग, नेस्बिट बिल्डिंग एक्सपेंशन, हाईटेक कॉर्पोरेट पार्क। ये तीन मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जो इस एंटरप्राइज, इस कंपनी के अंडर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और साथ ही इनके कोड्स भी हैं 515, 530, 501। अब इसी तरह का हमने अपनी भी एक एंटरप्राइज बनानी है। फॉर एग्जांपल, वी बिलोंग टू मीरपुर यूनिवर्सिटी, तो मीरपुर यूनिवर्सिटी का एक न्यू कैंपस प्रोजेक्ट है, तो हम अपनी एक एंटरप्राइज बनाएंगे मस्ट के नाम से, और उस मस्ट के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे न्यू कैंपस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, या न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्ट कैंपस। तो आप आई थिंक समझ रहे होंगे बड़ा क्लियरली कि ये इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक एंटरप्राइज, एक कंपनी है, और ये इसके अंडर जो प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ये 6 प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, मैंने 3 का नाम लिया, ये फर्दर 3 भी ई एंड सी के प्रोजेक्ट्स हैं। और डियर स्टूडेंट्स, जो राइट साइड पे आपको ग्राफ नजर आ रहा है जिसके अंदर डेट्स भी मेंशन है, इसमें बेसिकली आपके पास जो स्केजुलिंग है, जो भी आप स्केड्यूल करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं किसी प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ, ये मैं सिटी सेंटर ऑफिस बिल्डिंग पे राइट क्लिक करता हूँ और इसको ओपन प्रोजेक्ट करता हूँ। अभी ये प्रोजेक्ट मेरे लिए ओपन हो जाएगा और इसकी एक्टिविटीज आ जाएंगी मेरे सामने। ठीक है, ये मैंने EC1000 को ओपन कर दिया, और अगर आप इधर गौर से देखें राइट साइड पे, तो एक गैंट चार्ट की फॉर्म में हमारे पास इस प्रोजेक्ट की रिप्रेजेंटेशन आ गई है। अब ये गैंट चार्ट आपको नजर आ रहा होगा, इस गैंट चार्ट के अंदर ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली एक्टिविटीज हैं, और ये ऊपर जो टाइम आपको नजर आ रहा है, ये एक्टिविटीज की ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो एरोज दो एक्टिविटीज के दरमियान नजर आ रहे हैं, ये आपको दो एक्टिविटीज का आपस में रिलेशन बता रहे हैं। अब फॉर इंस्टेंस, स्टार्ट ऑफिस बिल्डिंग के साथ, उसके साथ नेक्स्ट वाली जो एक्टिविटी है रिव्यू एंड अप्रूव ड्राइंग्स, वो कौन सा रिलेशन है? फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप है, कि आपने सबसे पहले एक प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना है। जब प्रोजेक्ट आपके कॉन्सेप्ट इनिशिएशन फेज में आ जाएगा, तभी आप उसकी ड्राइंग्स या उसके डिजाइन्स को अप्रूव करेंगे ना, या डिस्कस करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि एक चीज कॉन्सेप्ट में ही नहीं है और उसकी आप ड्राइंग्स और डिजाइन को रिव्यू करने लगे हैं। तो डेफिनेटली सबसे पहली एक्टिविटी आपकी क्या होगी कि कोई ना कोई इनिशिएशन, कि कोई ना कोई कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट वो एक एक्टिविटी होगी। उस कॉन्सेप्ट के बाद जो दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी वो रिव्यू एंड अप्रूव डिजाइन होगा। तीसरा पे फर्दर एंड सो ऑन, वो हम अपने सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के हिसाब से देखेंगे। इसी तरह अब आप लेफ्ट साइड पे अगर आ जाए, तो ये आपको दूसरा नजर आ रहा होगा, फाउंडेशन। ठीक है, अब ये फाउंडेशन के अंदर क्या है? इसने फर्दर अपने प्रोजेक्ट का WBS बनाया है, और सबसे पहले इसने इस प्रोजेक्ट के अंदर सिटी सेंटर ऑफिस बिल्डिंग जिसको हमने ओपन किया है, इस प्रोजेक्ट को दो उसमें मेन कैटेगरीज में उसने डिवाइड कर दिया, एक डिजाइन एंड इंजीनियरिंग में, और दूसरा उसने इसको फाउंडेशन में कन्वर्ट डिवाइड कर दिया है। अभी जब हम अपना प्रोजेक्ट का अपने अपना EPS बनाएंगे, अपना वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो हम ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस चीज को आप भूल जाएं। हम वापस प्रोजेक्ट्स में चले जाते हैं, जो विंडो हमारे पास सामने पहले आई थी, और हम इस सारी चीजों को मिनिमाइज कर देते हैं ताकि हमें ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ओके जी, डियर स्टूडेंट्स, कुछ प्री सेटिंग्स हैं जो आपने सबसे पहले प्राइमावेरा की विंडो ओपन होते ही, इस एनवायरनमेंट में आते ही करनी है। वो क्या है? सबसे पहले हमें कुछ इनिशियल सेटिंग्स करनी होंगी अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। वो कैसे? सबसे पहले हम एडिट में जाते हैं, और एडिट में हम
यूजर प्रेफरेंसेस में आ जाते हैं। मैंने यूजर प्रेफरेंसेस को क्लिक किया तो अब ये मल्टीपल चीजें मेरे सामने आ चुकी हैं कि हमने यूनिट ऑफ टाइम क्या रखनी है, डेट्स क्या रखनी है, करेंसी क्या रखनी है, असिस्टेंस, एप्लीकेशन, पासवर्ड, रिसोर्स एनालिसिस, कैलकुलेशन, स्टार्ट ऑफ फिल्टर, ये मल्टीपल चीजें हैं जो हमें देखनी है कि हमने किसको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से एडजस्ट करना है। सबसे पहले टाइम यूनिट फॉर्मेट के अंदर यूनिट ऑफ टाइम हमने ऑर्स में ही काम करना है। सब यूनिट अगर आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो इधर डेसिमल्स एक्सप्लेन करके आप सब यूनिट्स में जा सकते हैं। ये अगर मैं इसको चेक कर दूं तो ये एक्टिव हो गया सब यूनिट का, लेकिन हमें इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है। फिर ये यूनिट फॉर्मेट हो गया। ड्यूरेशन फॉर्मेट में हमने डेज में काम करना है, ठीक है। और इसमें अगर आपको ये यूनिट्स टाइम फॉर्मेट परसेंटेज की फॉर्म में चाहिए तो आप इसको क्लिक कर दें, और अगर आपको आवर्स पर डे की फॉर्म में चाहिए तो आप शो एज यूनिट ड्यूरेशन 4 आवर पर डे कर देंगे। यहां पे हमारा इतना काम था। फिर हम आगे चलते हैं डेट्स पे। तो आपको डेट्स किस तरह चाहिए अपनी स्केड्यूल के अंदर? आपको मंथ पहले चाहिए, डे चाहिए, फिर ईयर चाहिए, डे चाहिए, मंथ चाहिए, ईयर चाहिए। तो हम इसको जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है डे, मंथ और ईयर, हम इसी को रहने देते हैं। फिर आपने 12 आवर टाइम या 24 आवर टाइम फॉर्मेट में काम करना है तो हम 12 आवर फॉर्मेट में काम करते हैं इसको। अब अगर हम देखें तो दूसरा हमारे पास आ जाता है करेंसी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमने देखना होगा कि क्या हमारी रेलिवेंट करेंसी अवेलेबल है कि नहीं है। इसको सबसे पहले आप देखें कि यूएस डॉलर्स आपके सामने आ रहा है, इसमें मल्टीपल करेंसीज आपके पास अवेलेबल होंगी। इसमें हमने सर्च करना है कि क्या पीकेआर इसके अंदर मौजूद है कि नहीं है। अब पीकेआर को ढूंढने के लिए हम यहाँ पे सर्च करते हैं पीकेआर, तो ये करेंसी अवेलेबल नहीं है। अब हमें, क्योंकि हमने पाकिस्तानी रुपीस में काम करना है, तो हमने इसमें पीकेआर ऐड करना है। वो कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ओके जी, असिस्टेंस, इसमें हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन में अगर हम जाएं तो जब आप एप्लीकेशन स्टार्टअप विंडो आपके पास सामने आती है तो आपके पास क्या आना चाहिए? प्रोजेक्ट इश्यूज आना चाहिए, थ्रेशोल्ड आना चाहिए, रिसोर्स असाइनमेंट। तो हम एक्टिविटीज को ही एज इट इज रहने देते हैं, प्रोजेक्ट एक्टिविटीज हमारे सामने है। पासवर्ड में अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जो आपने अपना प्राइमवेरा की एप्लीकेशन का पासवर्ड रखा है, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। रिसोर्स एनालिसिस, तो रिसोर्स एनालिसिस में इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि आपका जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसका जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके पास टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आप सारी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। हमें यहाँ से इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन वही चीज़ है कि आपने जो असाइनमेंट स्टाफिंग करनी है या रिसोर्स असाइनमेंट करनी है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एंड स्टार्ट ऑफ फिल्टर्स, तो अगेन हमें इसमें कोई खातिर खा कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब जो मैंने चीजें सेलेक्ट कर ली हैं, अब मैं इसको जस्ट क्लोज कर दूंगा, सेव करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सेव हो चुका है। ठीक हो गया। अभी डियर स्टूडेंट्स हमें जाना पड़ेगा, आपको याद होगा कि हमने करेंसी अभी सेट नहीं की, करेंसी हमें सेट करनी है। लेट मी गो टू एडमिन। अब इस एडमिन प्रेफरेंस के अंदर अगर हम जाएं तो ये कुछ चीजें आ गई हैं, ये भी हमें सेट करना होंगी। सबसे पहले जनरल में आपके पास आ जाता है कि स्पेसिफाई द स्टार्टिंग डे ऑफ वीक फॉर कैलेंडर्स। अब आपने देखें, जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, फॉर इंस्टेंस हमारे यहाँ संडे एक छुट्टी होती है या फ्राइडे छुट्टी होती है, तो एक आध दिन छुट्टी होती है, बाकी 6 डेज वर्क होता है, तो हमने अपना स्टार्ट डे ऑफ वीक बताना है। मैं इसको बता देता हूँ कि मंडे से हमारा वीक स्टार्ट होता है। स्पेसिफाई द डिफॉल्ट ड्यूरेशन फॉर न्यू एक्टिविटीज।
इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। ड्यूरेशन, डिफॉल्ट ड्यूरेशन, द पासवर्ड पॉलिसी रिक्वायर्स, इसको आप अब नेक्स्ट में चले जाएं। यहाँ पे हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट है ये डाटा लिमिट। आईडी लेंथ, टाइम पीरियड्स, 8 आवर्स पर डे काम होगा, 40 आवर्स पर वीक काम होगा और 172 आवर्स पर मंथ। फॉर इंस्टेंस हम 8 आवर्स पर डे कर देते हैं तो ये 8 इंटू 5 40, ये 5 डेज का स्केड्यूल वो बता रहा है। और अगर हम वापस जनरल में चले जाएं तो इस 5 को हम 6 कर दें। ठीक है, हम वापस जनरल में आए, हमने इस डिफॉल्ट ड्यूरेशन को 6 कर दिया और अब हम जाते हैं टाइम पीरियड्स में। ओके, लेट इट बी एज इट इज, इसको हम आगे एडजस्ट कर लेंगे। फिर हमारे पास ये रिपोर्ट्स आ गई। रिपोर्ट्स में अब आप यहाँ पे जो है जब आपने अपने स्केड्यूल को प्रिंट करना है तो उसमें क्या आना चाहिए एज अ फुटर, तो मस्ट न्यू कैंपस, मस्ट न्यू कैंपस के नाम से हमने इसको सेव कर दिया। ऑप्शंस बाय कैलेंडर, वीक, ऑल दैट, रेट टाइप्स, ये हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। लास्टली जो इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, इसको अब हमने क्लोज कर दिया। ओके जी, अभी हम जाते हैं एडमिन में, करेंसीज में। अब आपको याद होगा कि हमने जब करेंसी सेट करनी थी अपनी इनिशियल सेटिंग्स में तो हमारे पास पीकेआर अवेलेबल नहीं था। तो अब ये करेंसी में हम आके ऐड कर देंगे। नई करेंसी क्या होगी, पीकेआर, पाकिस्तानी रुपीस, करेंसी नेम इसमें हम RS और ये 1 और उसके डेसिमल्स, तो ये हमने पीकेआर को ऐड कर दिया। अभी हमारी करेंसी पाकिस्तानी रुपी ऐड हो चुकी है। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब ऐड तो हो चुकी है, ये उस लिस्ट में ऐड हुई है जिसमें ऑलरेडी ये अवेलेबल नहीं थी, तो हमें दोबारा उसको सिलेक्ट करना है। अब जाके एडिट में जाएं, यूजर प्रेफरेंसेस में जाएं, करेंसी में जाएं और यहां से आप अपनी पीकेआर सेलेक्ट कर लें। पीकेआर पाकिस्तानी रुपी हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक हो गया। इसको हमने ऐड कर दिया। जब ऐड कर दिया तो अब आप इसको क्लोज कर सकते हैं। तो ये चंद वो इनिशियल सेटिंग्स थी जो आपको करनी थी अपने प्राइमावीरा के अंदर अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। आई थिंक ये क्वाइट अंडरस्टैंडेबल था। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, अब हमें ओबीएस बनाना है, ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, हमें ईपीएस बनाना है, सॉरी ऑब्जेक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, हमें हमें ईपीएस बनाना है, इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, और फिर हमें एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, और फिर उसको प्रोजेक्ट को हमने डब्ल्यूबीएस में डिवाइड करना है। अब ये कैसे होगा, सबसे पहले वी हैव टू प्रिपेयर अ कैलेंडर। ठीक है, हमने करेंसी सेट कर ली, हमने फर्दर सेटिंग्स कर ली और अब हमारे पास जो रह गया है वो रह गया है सेटिंग्स में कैलेंडर। आपको एंटरप्राइज में जाना होगा, एंटरप्राइज में सर्च करें कैलेंडर्स के द्वारा। ये कैलेंडर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमने एक न्यू कैलेंडर ऐड करना है। फॉर इंस्टेंस मैंने ये 5x10 पे रखा, मैं
अब यहाँ पे तीन चीजें हैं जी, ग्लोबल, रिसोर्सेज, प्रोजेक्ट। अब ये ग्लोबल जो है कि आप जो कैलेंडर बनाएंगे वो आपकी एंटरप्राइज के तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए होगा, दैट इज अ काइंड ऑफ ग्लोबल कैलेंडर। फिर अगर आप कोई रिसोर्स एलोकेशन करते हैं और उन रिसोर्सेज के हिसाब से कोई कैलेंडर बनाना चाहते हैं तो आप इस रिसोर्सेज को सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप फॉर इंस्टेंस आपकी इंटरप्राइज के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, एक इस्लामाबाद में, एक लाहौर में, एक कराची में, एक मरी में है, तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए डिफरेंट किस्म की स्केड्यूलिंग अप्रोच आपको अपनानी पड़ेगी। तो फिर आप प्रोजेक्ट वाइज उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमारे पास, हम इसको एज इट इज ग्लोबल रहने देते हैं, और हमें अगर ऐड करना है तो मैं जस्ट ये ऐड पे क्लिक करूंगा। लेट मी सिलेक्ट 5x10 को मैंने सिलेक्ट करने के बाद ऐड किया। इसको हम दोबारा, मैंने ऐड को क्लिक किया। अब सबसे पहले ये हमसे पूछा है कैलेंडर नेम, हम इसको मस्ट कैलेंडर के नाम से सेव कर देते हैं। ठीक हो गया। अब मस्ट कैलेंडर में है क्या, सॉरी मैंने इसको, स्पेलिंग मिस्टेक है लेकिन लेट इट गो। अब मैं इसको सिलेक्ट मॉडिफाई करना चाहता हूं, मैंने उसको सिलेक्ट किया और मॉडिफाई पे क्लिक किया। अब ये कैलेंडर आपको क्या कह रहा है कि टोटल वर्क आवर्स पर डे और डिटेल्ड वर्क आवर्स पर डे। टोटल वर्क आवर्स पर डे, फॉर एग्जांपल एक दिन में हमारी लेबर 8 घंटे काम करती है, ये हमारे टोटल वर्क आवर्स पर डे हो गए। लेकिन उसमें से 1 घंटा वो खाने का वक्फा करती है, तो फिर हमारे 7 घंटे जो है वो एक्चुअल काम के रह गए। तो वो डिटेलिंग जो है वो डिटेल्ड वर्क आवर में आ जाती है कि आपने मजीद डिटेलिंग उसमें देनी है कि भाई ये वाला आधा घंटा चाय पीने के चक्कर में निकल जाता है, ये वाला 1 घंटा खाने के चक्कर में निकल जाता है, ये वाले 20 मिनट नमाज के चक्कर में लग जाते हैं। तो ये डिटेलिंग इनकॉर्पोरेट करके जो वर्क आवर्स आप बनाते हैं वो कैलेंडर के अंदर वो डिटेल्ड वर्क आवर्स होते हैं। और टोटल वर्क आवर्स में लमसम आप बता देते हैं कि भाई एक दिन में लेबर 8 घंटे काम करती है, तो हम लेट इट बी टोटल वर्क आवर्स पर डे। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देख रहे हो तो ये जो कलर्ड है स्काई ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है, ये वर्क डेज नहीं है, ठीक है, नॉन वर्क डेज है। और ये जो व्हाइट कलर में आपको नजर आ रहा है ये वर्क डेज है। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि सैटरडे संडे छुट्टी होती है, बाकी 5 दिन काम होता है। तो हम तो सिर्फ संडे को छुट्टी करते हैं, तो हमें ये अनचेक करना होंगे, ठीक है। इसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, वर्क वीक में हम गए, ठीक है। अब ये वर्क वीक के अंदर जब हम आए तो ये कह रहा है मंडे को भी 10 घंटे काम, ट्यूसडे को भी 10 घंटे काम, वेनसडे को भी 10 घंटे काम, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे छुट्टी बता रहा है, 0 0। पहली बात तो ये है कि हमने 8 8 घंटे काम करना है, तो मैं इन सबको 8 कर देता हूँ। 10 भी रहने देते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन चलें, लेट इट बी नॉन। अब सैटरडे वो 0 बता रहा है कि नॉन वर्किंग डे, तो मैं इसको भी जब 8 कर दूंगा और ओके कर दूंगा, तो अब ये देखें सैटरडे वाला पार्ट जो है ये वाइट हो गया है, यानी कि अब ये वर्क डेज में आ गया। अब एक और चीज है, फॉर एग्जाम्पल ये जनवरी नहीं दिसंबर है, और 25 दिसंबर को फॉर इंस्टेंस छुट्टी होती है, तो इस 25 दिसंबर को या इस तरह जो ईद की कोई छुट्टी आ रही है, या किसी और रिलीजियस पर्सपेक्टिव से कोई छुट्टी आ रही है, कोई इंपॉर्टेंट डे आ रहा है, तो मैं अब इस 25 को अगर नॉन वर्क, अपने प्री डिफाइंड है, पहले से हमें पता है कि फलाने दिन छुट्टी आ रही है, तो मैं इसको नॉन वर्क कर दूंगा, तो ये वाली डेट नॉन वर्क हो गई। लेकिन अभी मैं इसको वर्क ही रहने देता हूं। ओके, ये हमारा वर्क आवर्स पर डे 8 एडजस्ट हो गया, और संडे को छुट्टी है, संडे को हम काम नहीं करेंगे। तो अब मैं इसको ओके कर देता हूं। ये हमारा कैलेंडर सेट हो गया।
कैलेंडर सेट करना इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कैलेंडर की बेस पे ही आपका पूरी स्केजुलिंग जो है वो रिलाई करती है, और उसमें गलती होगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, बात आती है ओबीएस की। ओबीएस चलें, एक वो हायरार्की है ऑर्गेनाइजेशन की, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा कि उसमें हमें अभी फिलहाल जाने की जरूरत नहीं है कि हम ओबीएस कैसे बिल्ड करते हैं। हम चलते हैं ईपीएस पे। ईपीएस पे जाने के लिए आपको ये एंटरप्राइज नजर आ रहा होगा, आपने एंटरप्राइज पे जाना है, और एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा। एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह ये ऑलरेडी जो बने हुए एंटरप्राइजेस वो आपके सामने आ गई हैं। अब हम अपनी एंटरप्राइज बनाना चाहते हैं तो हम ऐड कर देते हैं। अब जब आपने ऐड कर दिया तो अगर आप देखें तो हम इसको इधर ऐड करते हैं ऐसे। अब मैंने इसको क्लिक किया था ताकि उसने इसी एंटरप्राइज जो आईटी एंटरप्राइज है उसी का इंडेंट फॉर्म में न्यू ईपीएस 1 के नाम से बना दिया है। अब मैं अगर इसको मॉडिफाई कर दूं तो मैं इसको अपना कोड दे देते हैं हम 1212, और ये ईपीएस है मस्ट कंस्ट्रक्शन फर्म। ये हमारी एक फर्म का नाम है, मस्ट कंस्ट्रक्शन फर्म। ठीक हो गया। अब दूसरी बात ये है कि ये इस आईटी वाली एंटरप्राइज का प्रोजेक्ट बन के सामने आ रही है, ठीक है, लेकिन हमारी तो ये एंटरप्राइज है, तो हमने इसको जिस तरह ये आईटी वाली एंटरप्राइज अलग से शो हो रही है बायर आउटडेंट फॉर्म में, हमने इसको आउटडेंट कर दिया। ये अब आपको नजर आ रहा होगा कि अब ये अलग से एक 1212 एक एंटरप्राइज अलग से बन गई है मस्ट कंस्ट्रक्शन फर्म के नाम से। अब इस फर्म के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको राइट क्लिक करता हूं और प्रोजेक्ट्स ऐड करना चाहता हूं, मैं इसमें ऐड कर दूंगा। मैं मस्ट कंस्ट्रक्शन फर्म में फर्दर ऐड कर दूंगा। मस्ट कंस्ट्रक्शन फर्म में मैं एक और प्रोजेक्ट ऐड कर दूंगा। अब ये प्रोजेक्ट्स क्या हैं? अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आउटडेंट फॉर्म में सारे आ गए हैं, लेकिन अब ये जो मेरे तीनों प्रोजेक्ट्स हैं ये मस्ट कंस्ट्रक्शन फर्म जो एंटरप्राइज है उसके अंडर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो मैं इसको क्लिक करके इंडेंट कर दूंगा, इसको भी क्लिक करके इंडेंट कर दूंगा, और ये भी इंडेंट हो गया। अब 1212 हमारी एक इंटरप्राइज का कोड है, हमारी इंटरप्राइज है मस्ट कंस्ट्रक्शन फर्म, और इस कंस्ट्रक्शन फर्म के अंदर हम तीन किस्म के प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिसमें मस्ट न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक हो गया। एक हमारा प्रोजेक्ट है मस्ट ओल्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, और एक हमारा है मस्ट सेक्रेटेरिएट कंस्ट्रक्शन। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जरा आपको समझने की जरूरत है कि अभी मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी एक कंस्ट्रक्शन फर्म है जिसका नाम है मस्ट कंस्ट्रक्शन फर्म। मेरी वो फर्म तीन किस्म के प्रोजेक्ट्स इस वक्त एग्जीक्यूट कर रही है। वो तीन किस्म के प्रोजेक्ट्स क्या हैं? पहला है मस्ट न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, दूसरा प्रोजेक्ट है मस्ट ओल्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, और तीसरा प्रोजेक्ट है हमारे पास मस्ट सेक्रेटेरिएट कंस्ट्रक्शन। ये तीन किस्म के प्रोजेक्ट्स हमारे फर्म के अंडर अंडर चल रहे हैं। यहां पे अगर आपको नजर आए वो ओबीएस का काम किधर आए, रिस्पॉन्सिबल मैनेजर, कौन इस प्रोजेक्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल मैनेजर होगा, यहां से मैं सिलेक्ट कर सकता हूं अगर मैंने अपना ओबीएस बनाया हुआ होगा।
ठीक है। तो हम अभी इसको एज इट इज इंटरप्राइज का हेड जो है वो उसको देख रहा है, हम एज इट इज उसी को रहने देंगे। सॉरी, अब हम इसको जब क्लोज कर देंगे तो ये हमारे पास एक नई ईपीएस बन के आ गई। हमने सब क्लोज किया हुआ था, आपको याद होगा। अभी हमने एक नई ईपीएस बना दी 1212 के नाम से, मर्ज कंस्ट्रक्शन फर्म। अब ये मर्ज कंस्ट्रक्शन फर्म के अंदर 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब इन प्रोजेक्ट्स का फर्दर हमें WBS बनाना होगा। उस WBS को कैसे बनाना है और कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर में करेंगे आने वाले। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।